तो हेलो गाइस, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्फेरिकल सिमेट्री प्रॉब्लम पार्ट 2 कर लिया था। अब पार्ट 3 आपका चल रहा है। और लास्ट टाइम में मैंने लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये बताया था कि ना आप लोगों को ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला भी था कि आप ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करेंगे कि हाँ ड्रॉ हो गया नहीं हो गया। तो चलो उस ग्राफ को डील करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक फिर दोबारा से हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और उसका ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फिर आप लोग ट्राई करेंगे कि क्या वो आपसे सॉल्व होता है नहीं होता है। ठीक है, और फिर और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्फेरिकल सिमेट्री प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged thick spherical shell। मतलब देखो अभी हम लोगों ने स्फेरिकल शेल का थिक स्फेरिकल शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी, बट वहां पर क्या था, रो जो है वो वेरिएबल था, बट अब यहाँ पर रो जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका रो जो है वो आपके पास में कांस्टेंट है, तो आप इंटीग्रेशन से उसको बाहर निकाल सकते हैं। ओके, तो एक स्फेरिकल शेल है, ये आपने एक स्फेरिकल शेल बना लिया। ओके, तो इसकी रेडियस, इनर रेडियस आपकी a है और आउटर रेडियस आपकी b है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर तीन रीजन्स आ गए, क्या, एक इनसाइड, ठीक है, एक इन दोनों के बिटवीन। चार्ज कहाँ पर है, चार्ज यहाँ पर है, आपका ध्यान रखना है, चार्ज आपका इस रीजन के अंदर है। ओके, तो यहाँ पर जो रो है वो क्या है आपका मेरे भाई, कांस्टेंट है। ठीक है, अब फिर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसर्न निकालना है, तो आपका एक पहला पॉइंट यहाँ पर होगा, एक इसके बीच में और एक आउटसाइड में। तो लगा लीजिए आप, बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वी नो दैट जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का क्या होता था, चार्ज एनक्लोज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो अल्टीमेटली पता है क्या है, फिर बता रहा हूं कि जो चार्ज एनक्लोज निकाल पाओगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। ठीक है, अब चार्ज एनक्लोज निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर। तो फर्स्ट रीजन, ठीक है ना, मतलब अब आर तो एक वेरिएबल है, आर एक वेरिएबल है, और वो आर कहाँ से है, सेंटर से। ठीक है, दूरी। तो अगर मैं आपसे बोलूं r इज लेस देन a, r इज लेस देन a मतलब इनसाइड। ठीक है ना, तो अब एक पॉइंट लो, ठीक है, ये r दूरी पर है। अब यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने है, तो आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे स्फेरिकल सिमेट्री वाला। ठीक है, तो दिस इज द गॉसियन सरफेस। ओके, तो अब इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है वो देख लो। तो चार्ज एनक्लोज कितना है, तो आप एक कॉमन सेंस लगाओ कि क्या चार्ज तो ओनली इस रीजन के अंदर है ना, इस रीजन के अंदर, मतलब ए से लेकर बी के रीजन, बी माइनस ए के रीजन के अंदर, मतलब भाई ये रीजन जो है वो आपका क्या है, बी माइनस ए। ठीक है ना, तो इस रीजन में कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है, तो चार्ज एनक्लोज आपका कितना है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो 1 क्या हो जाएगा, तो आर इज लेस देन ए इज इक्वल्स टू, चार्ज एनक्लोज आपका 0 है तो 0 हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब सेकंड पार्ट क्या है, ठीक है ना, चलो एक बार आउटसाइड निकाल ले, तो आप आउटसाइड एक पॉइंट ड्रॉ कर लो, अभी इन बिटवीन भी निकाल लेंगे। ठीक है ना, और एक गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपका एक गॉसियन सरफेस हो गया। नाउ अब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, तो चार्ज एनक्लोज निकालते हैं सबसे पहले। तो चार्ज एनक्लोज क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, रो डी वी। ठीक है, और स्फेरिकल सिमेट्री में वॉल्यूम जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई। तो आप इसे पुट कर देंगे, तो क्यू एनक्लोज इज इक्वल्स टू, तो क्या बोलेंगे, रो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, अब ना, अब रो तो कांस्टेंट है मेरे भाई, तो आप इसको बाहर ले सकते हो, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और ये आपका सेपरेट कर दो, आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा और ये डी थीटा और ये आपका डी फाई। अब मैंने आपको ये बता दिया था कि पहले वाली वीडियो के अंदर इसकी वैल्यू जो टोटल होती है वो कितनी होती है, 4 पाई। ठीक है, तो अब
इसको रब कर देते हैं। तो आपका चार्ज जो एनक्लोज आया वो कितना आया, रो आर स्क्वायर इंटू डी आर, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू आपके पास 4 पाई आ गई। तो क्या हो गया है, रो इंटू 4 पाई और ये आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब नाउ अप्लाई लिमिट्स, अप्लाई लिमिट्स, आप लिमिट्स अप्लाई करिए। तो क्यू एनक्लोज इज इक्वल्स टू 4 पाई रो आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी भाई, चार्ज यहाँ से जहाँ तक एनक्लोज है वो निकालना है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई चार्ज है, ये तो एम्प्टी स्पेस है, तो इस रीजन के अंदर चार्ज नहीं है। चार्ज तो भाई देखो सेंटर से दूरी नापनी है, तो यहाँ से यहाँ तक है, बट चार्ज जो है ना वो ओनली इस रीजन के अंदर है। तो इसका मतलब जो लिमिट होगी वो कहाँ से आएगी, ए से लेकर बी तक, सही बात। तो ए से लेकर बी तक। तो अब क्यू एनक्लोज इज इक्वल्स टू 4 पाई रो, अब आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3, और ये आपका ए से लेकर बी तक। तो क्यू एनक्लोज कितना आ गया, 4 पाई रो, और ये 3 नीचे ले आया, और ये आपका क्या हो गया, बी क्यूब माइनस ए क्यूब। ओके, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जब आर इज ग्रेटर देन बी से, बाहर की तरफ, बी से बड़ा है ना भाई ये, तो क्या हो गया, चार्ज एनक्लोज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ई आर इज ग्रेटर देन बी। अब चार्ज एनक्लोज कितना है, ये वाला है 4 पाई रो, और ये आपका बी क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन में 3, और ये ऑलरेडी है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास आर इज ग्रेटर देन बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गई वो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट बी क्यूब माइनस ए क्यूब, और ये 1 बाई आर स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड रीजन के अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटसाइड रीजन में 1 बाई आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। ठीक है ना, 1 बाई आर स्क्वायर। अब आप एक बिटवीन लेंगे पॉइंट, तो चलो लेते हैं भाई बिटवीन। तो आप एक पॉइंट लेंगे बिटवीन, ठीक है ना, ए और बी के बीच में। तो ये आपका आर, अब एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहली और दूसरी वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया था। ये आपका गॉसियन सरफेस है। अब चार्ज कहाँ से कहाँ तक एनक्लोज है, चार्ज तो बस ओनली इस रीजन के अंदर एनक्लोज हुआ ना फिर तो, हाँ या ना। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी आपकी, ठीक है, आर से लेकर, मतलब ए से लेकर आर तक। ठीक है, कंफर्म। तो आप लगाएंगे थर्ड रीजन के अंदर कि इन बिटवीन, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी। तो चार्ज एनक्लोज कितना हो गया, तो आपको पता है, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे। देखो इसकी वैल्यू जो है वो देखो 4 पाई आ ही जाती है, तो क्या हो गया 4 पाई रो और ये आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब इंटीग्रेशन जो होगा लिमिट क्या होगी, ए से लेकर आर तक। तो आपका ये हो गया क्यू एनक्लोज इज इक्वल्स टू 4 पाई रो, और ये आपका आर क्यूब बाई 3, और ये आपका ए से लेकर आर तक। तो 4 पाई रो बाई 3, और ये आपका आर क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ये आपका चार्ज एनक्लोज आ गया। क्लियर है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E R इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी इज इक्वल्स टू, तो कितना आ जाएगा, तो चार्ज एनक्लोज अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 पाई रो आर क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन में 3, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो E R इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी इज इक्वल्स टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका आर क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये ई आर इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी इज इक्वल्स टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और इसको सेपरेट कर दो, आर क्यूब बाई आर स्क्वायर माइनस ए क्यूब बाई आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया तो 1 बचा, तो क्या हो गया रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आर बचा माइनस ए क्यूब बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। कंफर्म। अब नाउ अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले हम लोग तीनों रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं।
तो फर्स्ट क्या था, इनसाइड, मतलब आर इज लेस देन ए पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आई थी 0। फिर सेकेंड रीजन में ऐसे लिख लेते चलो प्रॉपर मैनर में, तो ई आर इज लेस देन ए, आर इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, आर इज ग्रेटर देन बी। ओके, तो अब देखो यहाँ पर ये तो आपका 0 आया था, इसके बाद इन बिटवीन जो है वो कितना आया, रो अपन 3 एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए क्यूब बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आर इज ग्रेटर देन बी, आर इज ग्रेटर देन बी पर ये वाले वैल्यू आई है रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट बी क्यूब माइनस ए क्यूब 1 बाई आर स्क्वायर। अब समझेगा आप प्लीज, अब आप इसको ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ बिटवीन ई वर्सेस आर। तो चलो ड्रॉ करते हैं हम लोग ई वर्सेस आर का ग्राफ। ठीक है, तो आपके पास एक r इक्वल टू ए है, एक r इक्वल टू बी है। तो अब देखिए, जो r जब a से छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक पैरेलल लाइन होगी इस तरीके से। अब r इज ग्रेटर देन b पर आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो जैसे ही आप r की वैल्यू b पुट करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, हाँ या ना, तो कुछ वैल्यू आएगी वो, और उसके बाद में क्या होगा, ये डिक्रीज कर जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शन में। कन्फर्म। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो अब बात को समझना, देखो क्या ये वाला ग्राफ, क्या ये चीज क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, तो नॉट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट। ठीक है, ओके। अच्छा, क्या ये कंप्लीटली पैराबोला दिखा रहा है, ये भी नहीं दिखा रहा। ठीक है ना, कंप्लीटली पैराबोला का लॉजिक क्या होता है भाई, कि जैसे y इक्वल्स टू 4ax स्क्वायर टाइप का, या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का, इस तरीके का दिखाया जाएगा होता है। तो नॉट ऑल्सो ए पैराबोला बट इट इज नियरली सिमिलर, बट वो नियरली सिमिलर होगा टू पैराबोलिक ग्राफ। तो चलो अब इसको करने का तरीका क्या है, देखो बात को समझना प्लीज। ठीक है, ए से लेकर बी के बीच में, तो आप लोगों को यहां पर क्या करना है, डेरिवेटिव टेस्ट करना है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसके बीच में देख रहे हो, तो r इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कितनी है, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए क्यूब बाई आर स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करो, तो डी बाई डी आर इज इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट 3, आर का डेरिवेटिव 1 माइनस ए क्यूब तो कांस्टेंट है, 1 बाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 2 बाई आर क्यूब। तो ये क्या हो गया, डी ई बाई डी आर इज इक्वल्स टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 2a क्यूब बाई आर क्यूब। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, r तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस नेगेटिव, तो अब देखो 1 प्लस ये पूरा टर्म जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या हो गया, डी बाई डी आर जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। कंफर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी ई बाई डी आर नेवर बी 0। अच्छा एक बताओ, क्या कभी नेगेटिव भी हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भाई ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो नेवर नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप जो है वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। डी बाई डी आर का मतलब क्या है, स्लोप, तो स्लोप इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, इट मीन्स दैट it is monotonically increasing function। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन के अंदर ए से लेकर बी तक, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्लोप है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ रहा। ठीक है ना, और ना ही पॉजिटिव आ रहा है, सॉरी वो पॉजिटिव ही आ रहा है हमेशा, बट नेगेटिव नहीं आ रहा, और ना ही कभी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि वो हमेशा जो स्लोप है वो हमेशा मॉनिटरिंग के लिए क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर देखो, बात को समझना, इसका मतलब ये है कि देयर इज
नाइदर ए मैक्सिमा पॉइंट नॉर ए मिनिमम पॉइंट या मिनिमा। तो ए से लेकर बी तक के में कोई भी इस रीजन के अंदर कोई भी ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है, क्योंकि वो हमेशा क्या हो रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। तो आपका स्लोप मतलब स्लोप हमेशा इंक्रीज कर रहा है। तो आप देखो बात को समझना, क्वेश्चन ये उठता है कि आप इस रीजन के अंदर अब स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो आप ऐसे बनाएंगे लाइक दैट, या आप ऐसे बनाएंगे। ओके तो देखो ये तो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, कि ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से लाई करेगा। रीजन इसका ये बात को समझना, देखो आप इस पॉइंट को चूज करो, ठीक है ना, ऐसे क्लियर, फिर यहां पर पॉइंट चूज करो। ओके तो ये वाला स्लोप है ना, क्लियर है नहीं क्लियर है, हाँ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप r की वैल्यू a से बड़े पे जाओगे और b से छोटे पे जाओगे तो वो इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसलिए ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से ग्राफ क्रिएट होगा। क्लियर, तो हम लोग इसको तो ड्रॉ नहीं कर रहे, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके और इस पे कुछ वैल्यू होगी और वो कितनी होगी, जैसे r की वैल्यू b पर रख दोगे, जैसे ही r की वैल्यू b रख दोगे तो रख दो यहाँ पर b, कहाँ पर है देखो, r की वैल्यू b रख दोगे तो कितना आ जाएगा, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट। ओके और ये b माइनस a³/b²। अच्छा आप ये भी तो कह सकते हो कि r की वैल्यू अगर a पुट कर दिया तो क्या होगा, देखो r की वैल्यू अगर a पुट करो तो a माइनस a³/a², तो a² से a³ कट गया तो एक बचा, तो a माइनस a कितना होगा, 0। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके तो चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं हम लोग। तो अब आप है ना वो क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है ना, उसका भी ग्राफ आपको बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन नंबर तो नहीं पता आई थिंक, तो आई थिंक 6वां या 7वां क्वेश्चन होगा। तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं स्फेरिकल सिमेट्री से। तो कह रहा है स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R हैविंग रो इज इक्वल्स टू ρ0 1 माइनस r/R फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट रीजन, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने ये वाला कराया था कि ρ0 1 माइनस आई थिंक r²/a² टाइप का कराया था। अब ये वाला करा रहे, ठीक है ना। तो देखो अब फिर वही लॉजिक लगाना है आप लोगों को कि एक स्फीयर है, इस स्फीयर बनाया, ठीक है ना, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R। तो आपके पास 3 पॉइंट है, तो एक पॉइंट इनसाइड ले लेते हैं, तो R, और आप एक गॉसियन सर्फेस ड्रॉ करिए, ठीक है ना। इस रीजन के अंदर जो भी चार्ज एनक्लोज होगा वो निकालना है हम लोगों को, गॉसियन सर्फेस है, ठीक है ना। तो चलो बेसिक फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन 4πε0 r²। फिर मैं बोल रहा हूं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप लोगों को क्या निकालना है, सिंपली चार्ज एनक्लोज, ठीक है। नाउ अब फर्स्ट केस लेते हैं इनसाइड, मतलब ये वाला, तो R इज लेस देन कैपिटल R, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे इनसाइड पॉइंट, तो चार्ज इनक्लोज निकाल लेते हैं फटाफट से, क्या लिखेंगे, रो इंटू dV, हाँ है ना। अब आपके पास रो कितना है, रो आपके पास ρ0 1 माइनस r/R, और मैंने आपको बताया था कि क्या, कि अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई है, तो देखो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई, ओके। तो क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग, यहां पर जो भी देखो रो इंटू r² साइन थीटा dr d थीटा d5, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये ऐसा भी कराया था लाइक दैट, इस तरीके ρ0 a² माइनस r² cos थीटा, और मैंने आपको बताया था कि अब जो रो है वो थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कॉमन नहीं निकाल सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से देखो समझना, तो मैं क्या लिखता हूँ, ρ0 1 माइनस r/R r² साइन थीटा dr d थीटा d5, ठीक है। और मैं बताता था कि भाई ρ0 तो बाहर निकाल लीजिए, और ये क्या हो गया 1 माइनस r/R r² dr, और ये आपका साइन थीटा d थीटा, और ये आपका 1 d5, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 4π, ठीक है ना। तो करते हैं चलो,
तो ये कितना हो गया, चार्ज एनक्लोज इज इक्वल्स टू रो नॉट, ये आपका 4 पाई और ये आपका क्या हो गया 1 माइनस आर बाई कैपिटल आर और ये आर स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, अब आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से लेकर आर तक, तो 0 से लेकर आर तक। तो क्यू एनक्लोज इज इक्वल्स टू रो नॉट 4 पाई, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो आर स्क्वायर अंदर चला माइनस आर क्यूब बाई कैपिटल आर और ये आपका डी आर। ओके, अब क्यू एनक्लोज इज इक्वल्स टू रो नॉट 4 पाई, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आर क्यूब बाई 3 माइनस ये आर की पावर 4/4, ये आर हो गया और ये आपका 0 से लेकर आर तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए तो क्यू एनक्लोज इज इक्वल्स टू रो नॉट 4 पाई, अब ये अपर लिमिट करके तो आर क्यूब बाई 3 माइनस आर की पावर 4/4 आर, ये आपका चार्ज एनक्लोज आ गया। ओके, अच्छा इसमें से आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हो, आर क्यूब मैक्सिमम कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचा 1/3 माइनस r/4 आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इनसाइड रीजन के अंदर, तो सिंपल है, अब आप लोग क्लियर तो हो चुका है कि r इज लेस देन कैपिटल R इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज, क्यू एनक्लोज कितना है रो नॉट 4 पाई आर क्यूब 1/3 माइनस r/4 आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा 1, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया तो रो नॉट आर 1/3 माइनस r/4 आर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है इनसाइड रीजन में। ओके, अब आउटसाइड रीजन देख लेते हैं। तो अब आउटसाइड रीजन क्या होगा, तो आप एक पॉइंट आउटसाइड लीजिए, ठीक है ना, और एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिए, दिस इज गॉसियन सरफेस। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ देखो, अब चार्ज तो देखो लिमिट जो होगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, देखो चार्ज क्या इस रीजन के अंदर प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं है, चार्ज तो ओनली इस रीजन के अंदर प्रेजेंट है ना, तो आपकी लिमिट जो होगी वो 0 से लेकर कैपिटल आर तक आएगी। ठीक है ना, तो आप क्या होगा चार्ज एनक्लोज कितना हो गया, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 4 पाई रो नॉट और ये 1 माइनस आर बाई कैपिटल आर आर स्क्वायर डी आर, और आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी 0 से लेकर कैपिटल आर तक। ठीक है, अब क्यू एनक्लोज इज इक्वल्स टू 4 पाई रो नॉट आर स्क्वायर माइनस आर की पावर 3 अपॉन कैपिटल आर और ये डी आर 0 से लेकर कैपिटल आर तक, तो 4 पाई रो नॉट, अब इसका इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3 माइनस ये आर की पावर 4/4 आर और ये आपका लिमिट जो होगी वो 0 से लेकर कैपिटल आर तक हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 पाई रो नॉट, लगाओ भाई लिमिट, तो क्या होगा आर की पावर 3/3 माइनस आर की पावर 4/4 आर, और अगर आप क्या कहते हैं 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, 3 बचा, तो 4 पाई रो नॉट और ये आर क्यूब कॉमन आ गया तो 1/3 माइनस 1/4, तो कितना हो गया 4 पाई रो नॉट आर क्यूब, 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1/12, तो 4 तिया 12, तो क्या हो गया पाई रो नॉट आर क्यूब अपॉन में 3। ओके, तो अब तो क्या हो जाएगा आपका r इज ग्रेटर देन कैपिटल R इज इक्वल्स टू आउटसाइड रीजन में, तो चार्ज एनक्लोज आपका 4 पाई रो नॉट आर क्यूब अपॉन में 3 और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर तो है ही, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई से पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो रो नॉट आर की क्यूब अपॉन में 3 चौक 12। ठीक है, नाउ एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, अगर आप ऑन द सरफेस की बात करेंगे तो क्या होगा, अब ऑन द सरफेस में भी चार्ज यहाँ से यहाँ तक ही एनक्लोज है, इसका मतलब 0 से लेकर कैपिटल आर तक, तो आप क्या करो इसी के अंदर पुट कर दो कैपिटल आर, तो पुट आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो क्या होगा सरफेस पे आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रो नॉट आर क्यूब अपॉन में 12 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो क्या हो गया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 बचा, तो कितना हो गया रो नॉट बाई 12 एप्सिलॉन नॉट आर। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दी होगी आपको, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि चार्ज एनक्लोज निकालो। ठीक है ना, तो इसको कैसे करेंगे, तो एक बार देख लेते हैं कि वीडियो वर्किंग में है या नहीं है। हाँ, वीडियो वर्किंग में है। ठीक है, तो देखो अब हमारा इसी स्फेरिकल सिमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अब मैं टॉपिक लिख रहा हूँ कि
टू फाइंडिंग द चार्ज if we have given the charge density, sorry, if we have given the electric field, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दी होगी और स्पेरिकल सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम स्पेरिकल सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बात करेंगे। देखो एक प्रॉब्लम भी कराऊंगा, तो देखो टू फाइंडिंग द चार्ज इफ वी हैव गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी क्या हो रहा था कि आपको डेंसिटी दे रखी थी, आप चार्ज निकालते थे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। अब क्या हो रहा है कि आप चार्ज निकालना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो इसमें गॉस थ्योरम का यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, और वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है। तो देखो बात को समझना प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैंने बोला वी नो दैट द गॉस डाइवर्जेंस, सॉरी, गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होती है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ठीक है, इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ई डॉट डी एस इक्वल्स टू, अब क्यू एनक्लोज को क्या लिख सकते हैं, रो इंटू डी वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है नहीं क्लियर है मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इजिकल्स टू, तो हम देखो कैसे लिख रहे हैं, रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वी। भाई ये कांस्टेंट है ना, तो कहीं भी ले सकते हैं, ऐसे लिख दिया। अब ये इक्वेशन आप फर्स्ट मानिए, ओके। अब नाउ यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है ना। तो देखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या है कि देखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की एक बात खासियत ध्यान रखना, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या होता है कि आपको जब सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो, कन्वर्जन, देन वी विल यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। जैसे भाई आप देखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस थ्योरम में भाई क्लोज सरफेस था ना। अब एक बात आओ, उस क्लोज सरफेस के द्वारा वॉल्यूम भी तो क्लोज होगा, हाँ या ना भाई। कोई क्लोज सरफेस है, जैसे स्पेरिकल क्लोज सरफेस है, तो उसके द्वारा वॉल्यूम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो नोट पॉइंट ध्यान रखना कि बाई द गॉसियन सरफेस वी ड्रॉ ए गॉस, ऐसे लिखो, ठीक ना। बाय द गॉसियन सरफेस देयर मस्ट बी ए वॉल्यूम कवर्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस। मतलब भाई क्या उस गॉस जो आपने सरफेस बनाया उसके द्वारा कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो कवर होगा, ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में अगर आप इसको, इस सरफेस इंटीग्रल को आपको अगर वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलना है, तो आपको ध्यान रखना है कि इफ दिस, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, गॉस थ्योरम बात करें, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ई डी वी, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर आपको क्लोज सरफेस से आपको वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह आप ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, क्लियर। तो आप क्या करो, ये इक्वेशन सेकंड, तो पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन वन, तो वन में पुट करिए, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका बन जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर डी वी इज इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये dv ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है। अब आप कंपेयर करो दोनों तरफ, ये dv है, ये dv है, वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो रो बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर जो होगा वो क्या आएगा, रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि देखो बात समझना प्लीज, रो इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई, ओके। तो देखो
अगर आपको चार्ज निकालना है तो चार्ज के लिए आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए, तभी तो निकालोगे, क्योंकि चार्ज एनक्लोज जो होता है वो कितना होता है, रो इंटू डीवी। तो इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली फिर दोबारा से आपको क्या करना है, देखो बात को समझना, चार्ज आपको निकालना है तो आपको रो निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही चार्ज निकल सकता है, इसके अलावा नहीं पॉसिबल है। तो आपके पास रो का फॉर्मूला क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर, और चार्ज एनक्लोज कैसे निकालेंगे, जैसे ही आपका रो आएगा वैसे ही इसमें पुट कर देंगे, कंफर्म। अब चलो देखो और भी एक कॉन्सेप्ट समझते हैं इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब यहां पर डाइवर्जेंस का फॉर्मूला आना चाहिए, तो देखो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला मैं आपको एक बता देता हूं। तो देखो हाउ टू फाइंडिंग द डाइवर्जेंस, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अभी मैं कह रहा हूं कि देखो डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर आपका फॉर्मूला, तो 1/h1 h2 h3, फिर डेल बाई डेल आर, फिर फर्स्ट है तो h2 h3, ओके, फिर ये ई आर प्लस डेल बाई डेल थीटा, फिर h1 सेकेंड है तो इसका मतलब h1 h3, और ये फिर ई थीटा प्लस डेल बाई डेल, अच्छा डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो स्केलर वैल्यू आएगी, तो स्केलर वैल्यू आएगी, ओके। और डेल फाई, और ये आपका h1 h2 e ऑफ फाई। देखो बात को समझना, यह आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है। अब यहाँ पर देखो बात को समझना, ये जनरल फॉर्मूला है, ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है, बट जनरल फॉर्मूला फॉर स्पेरिकल सिमेट्री। क्यों इसमें देखो यार क्या किया ना मैंने, कि यहाँ पर आर थीटा और फाई लिख लिया, ठीक है ना, तो इसलिए स्पेरिकल सिमेट्री के लिए बन गया। अच्छा ये h1 h2 h3 क्या है, h1 h2 h3 आर द स्केल पैरामीटर, स्केल पैरामीटर। देखो अगर आप देखो अभी यहाँ पर मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो ओनली क्या कहते हैं फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग क्या कर सकते हो मेरे भाई, अगर आपको चीज़ें समझनी है तो आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना, तो आपको शायद हेल्प भी मिल जाए, ठीक है ना। देखो जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पर क्या है ना कि अभी मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक्स क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को यूट्यूब से भी देख लेना चाहिए, ठीक है ना, और अदर वीडियोस भी देखिए आप, तो आपको बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, जिसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता रखे हैं, ठीक है ना। आप जहाँ से भी पढ़ो बस पढ़िए, ठीक है। तो यही हमारे हमेशा रहना चाहिए। तो h1 h2 और h3, अब h1 h2 h3 स्केल पैरामीटर है, तो h1 जो होता है वो 1 होता है, h2 जो होता है वो r होता है, और h3 जो होता है वो r साइन थीटा होता है। किस केस में, स्पेरिकल केस में, स्पेरिकल सिमेट्री केस में, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना। अभी मैं कोई और कोऑर्डिनेट डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अब मैं आपसे बोलता कि भाई चलो सपोज करो कि ये आर थीटा फाई के अलग कुछ और भी होता, तो क्या होता, देखो बात समझना। तो मैं बोलता लेट अस सपोज कोई वेक्टर है, ठीक है ना, वो क्या है a1 एक्स कैप, या ऐसे सोचो u1 कैप प्लस a2 u2 कैप प्लस a3 u3 कैप, ठीक है ना, कोई वेक्टर है, ठीक है ना। अब u1 u2 और u3 जो है वो यूनिट वेक्टर है, बट वो यूनिट वेक्टर जो है वो ये नहीं पता कि वो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में है या सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में है या आपका सिंपल कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट में है, ठीक है ना। इसलिए मैंने u1 मतलब ऐसे लिखता ना मैं x कैप और y कैप और z कैप, ठीक है ना, मैंने एक जनरल फॉर्मूला। अब आपसे बोले कि भाई डाइवर्जेंस कैसे लिखेंगे इस वेक्टर फील्ड का, तो ये डाइवर्जेंस ऑफ a इजिकल्स टू 1/h1 h2 h3, ठीक है। तो इसके बाद में डेल बाई डेल, ठीक है ना, u1, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में आपका यूनिट वेक्टर है। तो अब देखो बात को समझना, जब आपका फर्स्ट आ रहा है तो इसको छोड़ना है, इन दोनों को लेना है, तो आपका h2 h3, फिर सेम क्या कहते हैं a1, ओके, फिर डेल बाई डेल u2 आ गया। अब आपका सेकंड छोड़ देना है, फिर h1 h3, फिर क्या होगा a2, फिर आपका डेल बाई डेल u3 लिखा, अब 3 छोड़ दो तो h1 h2 फिर a3, ओके। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आपको देखो तीन ही कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, ठीक है ना, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन जो सिस्टम है, ठीक है ना। अब उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं h1 h2 और h3 पुट कर देंगे, बट अभी हम लोग बस ओनली क्या कहते हैं स्पेरिकल सिमेट्री का केस कर रहे हैं, हम सिलेंड्रिकल सिमेट्री का भी केस करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है।
अब देखो एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम में आप, तो क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रिफिथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये रहा, कह रहा है कि सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड in some region is found to be E vector is equals to k r cube r cap in spherical coordinate system, spherical coordinate, ओके। और k जो है वो आपका कोई कांस्टेंट है। अब आपसे कह रहा है फर्स्ट फाइंड चार्ज डेंसिटी रो, और सेकंड कह रहा है टोटल चार्ज एनक्लोज, एनक्लोज्ड कंटेन्ड इन द स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R सेंटर्ड एट ओरिजिन, ठीक है ना। देखो मेरे भाई, अब बात को समझना है, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला तो अभी तो भाई यहीं पे रखे रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यूज होगा। आप देखो तो आपके पास में जो गिवन है वो क्या है कि देयर इज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन के अंदर, वो क्या है, ई वेक्टर जो दे रखा है वो कितना है, के आर क्यूब बाई आर कैप, ठीक है। एक बार देख लेते हैं वीडियो वर्किंग में, वीडियो बढ़िया बन रही है। अब देखो ये आर कैप में है, ठीक है ना, और यहाँ पर लिखा भी है स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। अब स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, आर थीटा एंड फाई, ठीक है ना। तो मैं ये लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो बात को समझना, के आर क्यूब आर कैप प्लस 0 थीटा कैप प्लस 0 फाई कैप। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रेडियल कंपोनेंट दे रखा है पर थीटा कंपोनेंट नहीं दे रखा, ना ही फाई कंपोनेंट दे रखा। तो मैं ऐसे लिख दूँ कि भाई ई आर जो आपका आया वो क्या है, के आर क्यूब, ई थीटा आपका 0 और ई फाई जो कंपोनेंट है वो कितना है, 0। अब देखो इतनी बात तो क्लियर हो चुकी है क्या, कि आपका अगर ई थीटा और ई फाई 0 है तो इसका मतलब ये पूरा टर्म जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भाई क्या कहते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा IIT JEM के अंदर, ऐसा नहीं होगा, ओके। तो हम लोग यहाँ से ये वाला रब कर देते हैं, ठीक है ना। हम लोगों को पता तो लग गया कि क्या यूज़ करना है, और सेकेंड केस चार्ज निकालना है। तो अब देखो आपको चार्ज डेंसिटी निकालनी है। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, रो इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर, ओके। तो चलो पहले आप डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर निकालेंगे, ओके। अब 1/h1 h2 h3 स्केल पैरामीटर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में अभी मैंने बताया था, h1 की वैल्यू 1 होती है, h2 की वैल्यू r और h3 की वैल्यू आपके पास r साइन थीटा। तो क्या हो गया, 1 इंटू r साइन थीटा, और ये डेल बाई डेल r। अब h2 h3, तो h2 r साइन थीटा, तो r इंटू r साइन थीटा। अब ई आर कितना है, के आर क्यूब, ओके नाउ। और ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई क्योंकि ई थीटा 0 है, फिर ई फाई भी 0 है, तो इसलिए पूरा टर्म क्या हो गया, ये 0 हो गया। नाउ डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/r² साइन थीटा, और ये आपका डेल बाई डेल r, और ये आपका क्या हो गया, के आर की पावर 5 हो जाएगा, और ये साइन थीटा, ठीक है ना। अब ये तो पार्शियल डेरिवेटिव है, तो r के रेस्पेक्ट में तो थीटा को कांस्टेंट रखना है, तो बाहर निकाल लीजिए, तो 1/r² साइन थीटा, और ये k कॉमन आ गया, और ये आपका साइन थीटा बाहर निकल गया, डेल बाई डेल r, और ये r की पावर 5। तो साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो 1/r² k इंटू, अब r की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 r की पावर 4, तो कैंसिल हो गया, 2 बचा। तो क्या हो गया, ये आपका डाइवर्जेंस ऑफ ई जो आया आपके पास में वो कितना आ गया मेरे भाई, वो आ गया 5kr², ठीक है, ओके। अब आपका रो नॉट निकल जाएगा, सॉरी रो, तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर, तो क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट 5kr², तो कितना हो गया, 5 एप्सिलॉन नॉट kr²। अब देखो फिर ये वेरिएबल है, हाँ है ना, तो ये वेरिएबल डेंसिटी आपके पास में आई है, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी। और एक और खासियत क्या, ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई आई है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई। तो अब आपसे बोले कि भाई चार्ज एनक्लोज कितना होगा, तो आप बिल्कुल बेसिक
बात लगाएंगे जो मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो चार्ज एनक्लोज कितना होगा ओवर द रेडियस कैपिटल R, तो रो इंटू डी। अब आपको बताया था मैंने कि अगर जो रो है वो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई है तो आप क्या कर सकते हैं, 4 पाई डायरेक्टली लिख सकते हैं और फिर बचेगा रो इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो 4 पाई, अब रो की वैल्यू कितनी है 5 एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर इंटू आर की पावर, सॉरी ये भी आर स्क्वायर है और ये डी आर। अब लिमिट कहाँ से काटेंगे कि 0 से लेकर कैपिटल आर तक, तो 4 पाई, अब 5 एप्सिलॉन नॉट के तो कांस्टेंट है मेरे भाई, तो बाहर निकाल लो 5 एप्सिलॉन नॉट के, और ये आपका आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो आर की पावर 4 इंटू डी आर, 0 से लेकर कैपिटल आर तक, ठीक है ना। तो क्यू एनक्लोज इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 20 पाई एप्सिलॉन नॉट के और आर की पावर 5/5 इंटीग्रेशन हो गया इसका, और ये 0 से लेकर कैपिटल आर तक। तो क्यू एनक्लोज इज इक्वल्स टू 20 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाई 5, और ये आर की पावर 5 माइनस 0 की पावर 5, ठीक है, 5 4 जा 20, तो ये आपका हो गया क्यू एनक्लोज इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये आपकी पावर आर की पावर 5 हो गई, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर की पावर 5, ये आपके पास है, ठीक है ना। तो स्फेरिकल सिमेट्री में इतना ही होता है, ठीक है ना, इतने ही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगर आप लोगों को रो दिया और डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक्स।